ये टॉर्क इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। टॉर्क इक्विलिब्रियम, भाई ये दो वॉल है, बीच में एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ 2 मीटर है, और इस रॉड का जो मास है इनने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये जो रॉड है उसका मास एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा। हमें नहीं पता किधर ज्यादा है, मान लेते हैं कि इसका नेट मास इस साइड भारी वाला पार्ट है W, और ये पूछा है इस रॉड को इक्विलिब्रियम में बांध रखा है दो रस्सियों ने, एक का एंगल है आपका ये 53 डिग्री और एक का एंगल आपका थोड़ा सा कम है, ये है 37 डिग्री। ठीक, ये 2 मीटर मैंने आपको बता दिया, यहां से यहां तक की लेंथ। और आपसे पूछा कैलकुलेट द डिस्टेंस d ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है वो पॉइंट बॉडी के अंदर जहां पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अज्यूम कर सकते हो एज द टोटल इफेक्ट। यानी जैसे अगर मैं एक यूनिफॉर्म रॉड लूं तो ग्रेविटी का जो फोर्स है, सेंटर ऑफ मास नहीं कह रहा हूं, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो उसके सेंटर पे मान लेते हैं mg की तरह। वैसे तो उसके हर पॉइंट पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है, लेकिन अगर मैं हर उसके पॉइंट का टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूं इन टर्म्स ऑफ बेसिकली इट्स मोमेंट, देन इट शुड कम आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द नेट फोर्स एट सेंटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पोजीशन है जिसपे आप ग्रेविटेशनल फोर्स को अज्यूम कर सकते हो जो पूरी बॉडी पे लग रहा होगा, एंड यू कैन यूज दैट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क एज वेल एज द फोर्स कैलकुलेशंस। तो आपसे वही पूछा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे मैंने यहाँ पे इसका जो वेट है, इसका वेट वैसे तो हर पॉइंट को अर्थ खींच रही होगी, लेकिन उस हर पॉइंट का जब मैं एवरेज लिखूंगा तो वो इस पॉइंट पे आ रहा है, और ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और इस पॉइंट को ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसी पे आपने नीचे इसका टोटल W वेट मान लिया है। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी D फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड, इस एंड से इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बाकी आपको इसमें और कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका वेट दे रखा है और 2 स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, बस ये तो करते हैं। देखो ये तो पक्का है, सबसे पहला काम क्या होता है इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो किसी भी मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको उसके सारे फोर्सेस आइडेंटिफाई करने चाहिए। तो इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को अगर मैं ड्रॉ करूं, इस बॉडी को पहले फ्री कीजिए हर फोर्स से, फिर उसके बाद यहां पे ड्रॉ कर दीजिए फोर्सेस। ये तो लग रहा है वेट, ये वेट कहां पे लग रहा है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको दिखाइए यहाँ पे अच्छे से, दिस इज डिस्टेंस D। इसके अलावा उस पर और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ ऑफ कोर्स लग रहा है। इसके अलावा इस पे लग रहे हैं ये दो फोर्सेस, दीज आर बेसिकली टेंशंस, लेट मी कॉल इट एज T1। ये एंगल अगर 53 डिग्री होगा तो ये इसका अल्टरनेट एंगल भी, दिस एंगल विल आल्सो बी 53 डिग्री। वैसे ही अगर मैं बात करूं दूसरे वाली टेंशन की, तो उसके लिए भी मैं ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा, ये वर्टिकल टेंशन, लेट मी कॉल इट एज T2 एंड दिस इज 37 डिग्री। ठीक, तो दिस इज माय स्टेप 1। अब देखो उसके बाद क्या करना है हमें स्टेप 2 में, ये जितने फोर्सेस टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं ना, इन टेढ़े फोर्सेस को क्या कर लो आप, सीधा कर लो। सीधा करने से मतलब है, क्योंकि फोर्सेस के एडिशन को वेक्टर से करना तो बिल्कुल वेक्टर से करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर वेक्टर टेढ़े हुए तो उनको ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उन टेढ़े वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करना बिल्कुल नंबर्स की स्केलर्स की तरह होता है, वैसे ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करना स्केलर्स की तरह होता है। इस तरह से हम फिर आगे अपनी कैलकुलेशन ऑफ फोर्स को प्रोसीड करते हैं। तो क्लियरली इस T के कंपोनेंट को जब मैं ब्रेक कर दूंगा तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा, दिस विल बिकम T1 cos 53,
and this will become T2 sin 53। अब ये बीच वाला फोर्स हटा दो, क्योंकि जब कंपोनेंट लिख दिया तो उसके बाद उसको फोर्स को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये उस कंपोनेंट के कारण कंपोनेंट ही तो है वो फोर्स। तो वैसे ही जब मैं इसका ऊपर कंपोनेंट करूंगा तो ये हो जाएगा T2 cos 37 और ये हो जाएगा T2 sin 37 और ये T2 यहां से खत्म। फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो, अब इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं? वैसे तो 3 ही थे, लेकिन हमने उनमें से 2 के कंपोनेंट्स कर दिए, तो टोटल एक कंपोनेंट्स को अगर मैं अलग फोर्स के ट्रीट करूं, कर सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है? 1 2 3 4 5 फोर्सेस। तो हमें पता है क्लियरली तीसरी स्टेप में कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, जब भी रोटेशन की बात होगी तो आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ उसके रोटेशन का भी पार्ट देखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इस बॉडी का ना तो एक्सेलरेशन है, ना तो ये एक्सेलरेट कर रही है, ना ये रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस शुड आल्सो बी 0 एंड सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स शुड आल्सो बी 0। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से हमें ये डी की वैल्यू निकालनी है। अब उसी बात है, जब आप सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 करोगे तो आपको W की वैल्यू मिल जाएगी, T1 T2 की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इस D की वैल्यू नहीं मिलेगी। डिस्टेंस तो आएगा ही नहीं ना यार सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस में। डिस्टेंस तो कब आएगा? जब आप लिखोगे सम ऑफ ऑल दी टॉर्क्स इक्वल टू 0, क्योंकि टॉर्क के अंदर फोर्स और डिस्टेंस दोनों आते हैं। तो डी निकालने के लिए हमें बेसिकली ये लिखना पड़ेगा, लेकिन ये लिखने के लिए आपको हर फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ W की वैल्यू गिवन है, आपको T1 T2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो उसके लिए पहले आपको सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं। अब यही जो काम होता है ना इसका एनालिसिस, ये आपको दिमाग में सोचना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। ये डी निकालने के लिए टॉर्क लिखना था, लेकिन टॉर्क लिखने के लिए फोर्स चाहिए था, वो मुझे फोर्स से ही आएगा, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू 0 फॉर दिस बॉडी। तो यहां पे मैं लिखूं इस पे सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस ऑन दिस रॉड अलोंग वाई एक्सिस भी मैं 0 कर सकता हूं, क्योंकि वाई पे भी एक्सेलरेशन 0 है, अलोंग एक्स भी 0 कर सकता हूं, और टोटल भी 0 कर सकता हूं, ये मेरी मर्जी है। भाई 0 बराबर तो 0 ही होता है ना यार। और अगर फोर्स, अगर कोई वेक्टर अगर 0 के बराबर है तो मतलब उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी 0 के बराबर है, वाई कंपोनेंट भी 0 के बराबर है, एंड जेड कंपोनेंट भी 0 के बराबर है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट वेक्टर एज 0, आई कैन आल्सो पुट कंपोनेंट वाइज दैट वेक्टर इक्वल टू 0। तो मैं लिख रहा हूं सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस अलोंग एक्स इक्वल टू 0, मेरी मर्जी। तो मैंने आप इससे मर्जी क्यों, इससे ये फायदा होगा कि जब हम कंपोनेंट्स पे ट्रीट करेंगे तो हमारी इक्वेशन सिंपल बनेगी। y की एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी, x की एक सिंपल सी बन जाएगी। जब मैं x वाले फोर्सेस की बात करूंगा तो मैं y वाले फोर्सेस को नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ x वाले फोर्सेस को देखूंगा। तो इस वाली बॉडी पे x डायरेक्शन यानी x एक्सिस के अलोंग इस 5 में से सिर्फ ये 2 फोर्स लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों फोर्स का टोटल सम 0 होना चाहिए, यानी ये दिख रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। दैट इज T2 sin 37 must be equal to T2 sin 53। अब वैल्यू पुट कर दिए, sin 37 की वैल्यू, वो ये T2 था, वो आपका T1 है, सॉरी ये T1 है, T1। तो T2 sin 37 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, स्टैंडर्ड ट्राइंगल है ये, 3/5 इक्वल्स टू T1 sin 53 4/5। देखो जरा आप 37 53 ऐड करोगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां से आ गया आपके पास, ये 5 से 5 गया, T1 इक्वल्स टू 3/4 T2। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ठीक। तो अभी भी हमारी एक इक्वेशन आई, T1 T2 की पूरी वैल्यूज तो आई नहीं है, तो मुझे एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, उससे मुझे T1 T2 की वैल्यूज भी आ जाएगी। किसके टर्म्स में आएगी? W के टर्म्स में। तो लिखते हैं, अब क्या लिखूं इक्वेशन, वही सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट 0 कर दिया, अब टोटल अगर 0 है तो सम ऑफ y भी 0 होगा ना, तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग y आल्सो इक्वल टू 0। जब मैं y के अलोंग फोर्सेस का सम 0 लिखूंगा इस बॉडी के लिए, तो y वाले फोर्सेस देखूंगा, अब x वाले क्यों देखूंगा? तो y में 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3, ये 2 ऊपर लग रहे हैं, ये एक नीचे लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ऐड होंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा, टोटल इन दोनों का बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, T2
cos 37 plus T1 cos 53 will be equal to W। तभी तो बैलेंस होंगे ही वाई में। अगर कोई एक बड़ा हो जाता तो ये तो नीचे चले जाता, लेकिन बैलेंस है मतलब ऊपर के जो लग रहा होगा कंपोनेंट्स का फोर्स वो वेट के बराबर होगा। तो यहां से लिख दीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा यहां से cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, T2 इंटू cos 37 sin 37 का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप देख लोगे यहां से ये हो जाएगा 4/5 प्लस, अब ये जो T1 है, अब या तो आप T1 में इक्वेशन लिख दो, ये यहां से T1 की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो ना यार, ताकि आपको T2 मिल जाए सीधा। तो T1 की जगह में ये 3/4 T2 लिख रहा हूं, इस T1 की जगह में 3/4 T2 लिख रहा हूं, 3/4 T2। और बाकी ये cos 53 की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, वो भी कितनी आएगी 3/4 विल बी इक्वल टू W। तो इससे क्या फायदा होगा, आपकी जो इक्वेशन है ये किस में बन गई, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन सेकंड। यहां से आपके पास T2 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, T2 विल बी इक्वल टू W अपॉन 4/5 यानी इसको मैं लिख दूं 0.8 प्लस 9/16, या सीधा ऐसे ही लिख दो 4/5 प्लस 9/16। So this will be my value of T2। तो आपके पास T2 आ गया, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो T1 भी आ जाएगा। सो लेट मी राइट दीज रिजल्ट्स। अब बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, बट फिर भी जो हमारे जो एक्सप्रेशंस आए हैं वो मैं लिख देता हूं। हमारा जो T1 आया है, पहली इक्वेशन तो क्या है कि ये जो T1 है दैट इज 3/4 टाइम्स T2, और जो T2 है ये रिजल्ट्स W अपॉन, ये वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं 4/5 प्लस 9/6। थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कभी कभी कैलकुलेशन भी करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं इसमें। इस डायग्राम को मिटा देता हूं क्योंकि ये तो फ्री बॉडी के अंदर हमने ऑलरेडी दिखा दिया है। तो पहले वाली इक्वेशंस की मदद से हमने बेसिकली क्या किया, पहली वाली इक्वेशंस की मदद से हमने फोर्सेस निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ W। नाउ लेट्स डू द सेम सेकंड प्रॉब्लम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस D, ठीक। तो डिस्टेंस D कैलकुलेट करने के लिए अभी डिस्टेंस D एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास से करनी है या एंड से करनी है, एक बार ये चेक कर लो कि ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बतानी है या सेंटर से बतानी है, दूसरे एंड से बतानी है। तो इनने पूछा है ये डिस्टेंस D जैसा डायग्राम में दिखा रखा है, ये इस लेफ्ट वाले एंड से ही बतानी है, हमने बिल्कुल सही बनाया। तो अब यूज करते हैं दिस इक्वेशन, क्योंकि ये बॉडी टॉर्क वाले इक्विलिब्रियम में भी है, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इस बॉडी पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं, इन फोर्सेस का जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी 0 होगा, ठीक। लेकिन टॉर्क लिखने के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा था क्लास में। ये क्या होता है, R परपेंडिकुलर इंटू F, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच यू आर कैलकुलेटिंग द टॉर्क। और उसके बाद आप ये साइन ऐसा आप अपनी देख लेते हो, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे इस पे ये फोर्सेज लग रहे हैं, तो सबसे पहले हमको चूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब टॉर्क नेट 0 होता है, आप कोई से पॉइंट चूज करो, नेट टॉर्क 0 ही होगा। तो मैं लेट मी चूज this end A, sum of all the torque about A is equal to 0। तो इस A के अबाउट लगने वाले फोर्स से जरा देखो, इस एक फोर्स तो ये ऐसे जा रहा है, एक फोर्स ये नीचे जा रहा है, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा था, एक कंपोनेंट इधर जा रहा था। तो क्या होगा, अबाउट A, लेट मी कॉल दिस एज एक कंपोनेंट, ये 2 3 4, लेट मी, तो टॉर्क ड्यू टू 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू 2, लेट मी कॉल इट इज 1 2 3 4 5 प्लस टॉर्क ड्यू टू 3 प्लस टॉर्क ड्यू टू 4 प्लस टॉर्क ड्यू टू 5 इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, आपको ये सारे टॉर्क विथ देयर साइंस लिखने चाहिए।
किसके अबाउट ए। तो लिखते हैं टॉर्क ड्यू टू 1, ये जो पहला वाला है। अब आपने अगर इसी को एक्सिस चूज किया है और जो फोर्सेस उस पॉइंट से ही पास कर जाते हैं, या जो लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस उस हिंज से ही पास कर जाते हैं जो आपने अज्यूम किए हैं, उन सारे फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो जाती है, क्योंकि वो लाइन अगर उसी से पास कर जाएगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी नहीं। यानी यहाँ पे ये जो 1 है, ये जो 5 है और ये जो 2 है, इन तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास कर रही है इससे, जो हमने अज्यूम किया है। तो यानी ये तीनों के टॉर्क 0 हो जाएंगे, जो कि इस केस में दिखेगा आपको 1 और 2 और 5। अब बचा 3 और 4। अब 3 वाला कौन सा है? ये W। ये W वाला जो टॉर्क, ये फोर्स, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करूं तो इस फोर्स के लॉन्ग ये लाइन हुई, ये मेरी हिंज हुई, तो इस लाइन से इस फोर्स की डिस्टेंस हमने अज्यूम जो की थी वो D है। तो क्या हो जाएगा? प्लस D इंटू W। कौन सी सेंस में होगा खुद ही सोचो। अगर ये पॉइंट, ये अगर ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की तरफ घूमेगी ना, रॉड नीचे की तरफ घूमेगी, तो नीचे की तरफ घूमने जैसे साइन बना दो, ये क्या हुई? क्लॉकवाइज। वैसे ही अब मैं बच्चों चौथे वाले पे देखो, चौथे वाले पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये रॉड ऊपर घूमेगी। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, ये जो 2 मीटर लिखा था, तो हो जाएगा उसका प्लस ये जो फोर्स की वैल्यू थी ये T1 cos 53 थी। सो T1 cos 53 की वैल्यू तो हमें पता ही है, दैट इज 3/4 इंटू डिस्टेंस दैट इज 2, लेकिन सेंस इसकी किधर है? ऊपर की तरफ, तो ऐसे इक्वल टू 0। ऑब्वियसली आप देख सकते हो एक नीचे घुमा रहा है, एक ऊपर घुमा रहा है, टोटल 0 है, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड 0 हैं। यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखूं तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, या दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दो, क्यों अपन इतना दिमाग खपा रहे हैं। तो ये हो जाएगा D इंटू W विल बी इक्वल टू T1 इंटू 3/4 इंटू 2। अब T1 की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। T1 3/4 T2 के बराबर है, और T2 W अपॉन दिस थिंग के बराबर है। इन दोनों को कंबाइन करके मेरे पास आ जाएगा T1 will be equal to 3/4 times T2, that is W upon 4/5 plus 9/16। तो यहां पे पुट कर दीजिए आप T1 की वैल्यू। दिस इज नथिंग बट 3/4 times W upon 4/5 plus 9/16। ये W से ये W कैंसिल, तो जो आपका D है वो आपके बार यहां से आ जाएगा। कैलकुलेट कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 64/5 plus 9, that is equal to, after calculation the value of D will be equal to 0.78 meters। तो देखा आपने, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। पहले सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0, उससे फोर्सेस की वैल्यू निकाली, और उसके बाद सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू 0 से टॉर्क की वैल्यू निकाली।